नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जस्ट टॉक विद इरफान। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एकेडमिक्स में भी महारत हासिल है इनको और एक बड़ा ही साइंटिफिक टेम्परामेंट है इनका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विजेंद्र गोयल साहब का। और ये कांग्रेस में काफी पदों में रहे हैं और झारखंड में काफी कुछ काम किया है इन्होंने। मीडिया के साथ काफी ज्यादा इंटरेक्शन इनका रहा है। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर प्रोग्राम गोयल साहब। थैंक यू इरफान जी फॉर कॉलिंग मी, इनवाइटिंग मी। जी गोयल साहब, सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज, ये जो अर्थक्वेक का जो प्रॉब्लम है, ये जो डिजास्टर का प्रॉब्लम है, ये जो भूकंप का प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल है और दिल्ली एनसीआर स्पेशली जिस जोन में बैठा हुआ है ये बिल्कुल क्वेक प्रोन जोन है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसके वजह से लोगों को ये पता चल सकेगा कि भूकंप आने वाला है? इज देयर एनी रेमेडी? इरफान जी, आप देखें पिछले काफी समय से एनडीएम में हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के जो साइंटिस्ट हैं और डिफरेंट आईआईटी जो इस फील्ड में काम कर रही है, वो बहुत समय से कह रही है कि उत्तरी भारत में हिमालयन रेंजेस में एक बहुत बड़ा भूकंप जिसका मैग्नीट्यूड 8 या 8.5 से ऊपर का हो सकता है जी, वो कभी भी आ सकता है, ओवरड्यू हो चुका है। और ये भूकंप का जो ये सेंटर मानते हैं वो उत्तराखंड से मानते हैं कि ऐसा है जी। अभी भी आप पीछे देखें, दिल्ली एनसीआर रीजन में कुछ अंतराल में 1.5 या 2 महीने के अंतराल में ही करीबन 25 से 40 के बीच हल्के हल्के भूकंप के झटके आए जी, जो कभी मेरी याददाश्त में ऐसा नहीं हुआ। और आप ये भी मानते हैं कि दिल्ली जो एनसीआर है जी, ये रीजन बहुत सी हमारी फॉल्ट लाइन से घिरा हुआ है। जी, सोना फॉल्ट लाइन तो दिल्ली के दिल में से गुजरती है, जी, जो आप रिज बोलते हैं, रिज सोना फॉल्ट लाइन एक केंद्र है उसका। जी हाँ, दिल्ली हरिद्वार है, मुरादाबाद फॉल्ट लाइन है, ऐसी बहुत सारी फॉल्ट लाइन है जो दिल्ली के दिल्ली रीजन के आसपास हैं और उनमें मूवमेंट होती रहती है। अब हमारे साइंटिस्ट के हिसाब से हमने इस देश में साइस्मिक जोन को 5 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसमें इंडिया में जी पहले 5 होते थे जी, लेकिन लातूर अर्थक्वेक के बाद इंडिया से साइस्मिक जोन 1 को हटा दिया गया था, क्योंकि ये लोग मानते थे कि साइस्मिक जोन 1 जो है, अब भी मानते हैं कि साइस्मिक जोन 1, 2, 3 बहुत सेफेस्ट जोन है जी, लेकिन लातूर अर्थक्वेक क्यों हुआ, उसमें हजारों लोगों की जान गई जी, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ यही निकला कि इंडिया से साइस्मिक जोन 1 को खत्म कर दिया गया। जी, जी। अब जो दिल्ली एनसीआर रीजन है ये खतरे की दृष्टि से साइस्मिक जोन 4 में आता है और साइस्मिक जोन 5 सबसे हाईएस्ट रिस्क पे है। ओके, तो इसलिए आप ये कहें कि ये जो छोटी फॉल्ट लाइंस हैं जी, ये कभी किसी बड़े अर्थक्वेक का कारण नहीं बन सकती, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये कभी भी कुछ हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये जो फॉल्ट लाइन अभी हमारे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की हुई है इसलिए इसको इन फॉल्ट लाइंस का जिक्र होता है। ऐसा और भी हो सकता है कि नीचे दिल्ली के और भी या एनसीआर रीजन में और भी कोई फॉल्ट लाइन हो जो ये अभी तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाए हों। तो इसलिए भूकंप का जो खतरा है, आप भूकंप को रोक नहीं सकते। वर्ल्ड में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि भूकंप को रोका जा सकता। लेकिन गोयल साहब, आपको क्या लगता है, जब आपने बताया कि ये समस्या इतना गंभीर है, डू यू थिंक द गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या आपको लगता है वो लोग इस इशू को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो मैंने अभी तक जो मैं 4-5 साल से मैंने इस फील्ड में काम किया है जी, मैंने ये देखा है कि बातें ज्यादा होती है, कॉन्फ्रेंस ज्यादा होती है, मीटिंग्स ज्यादा होती है, लेकिन
ग्राउंड पे हम लोग उतर नहीं पाते। क्या हम लोगों कारण को है? क्या करना है, आप देखिए, हमारे देश में बात करते हैं हम लोग कि भूकंप से कैसे बचा जाए, तो हम लोग कहेंगे कि बिल्डिंग कोड का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। बिल्डिंग अर्थक्वेक के जो मापदंड इस देश में बनाए गए हैं उसकी तरफ से आगे से बिल्डिंगें बने, लेकिन जो बिल्डिंगें बन चुकी है उनका क्या सॉल्यूशन है? फिर बात करते हैं कि साहब जो पुरानी बिल्डिंग है इनकी रेट्रोफिटिंग्स होनी चाहिए जी। अब रेट्रोफिटिंग के लिए बजट कहाँ से आएगा, कितने टाइम में होंगी जी, क्या उसका कोई मापदंड है, कोई टारगेट टाइम है? ऐसा कुछ अभी सब लोग हवा में लटक रहे हैं। फिर हम लोग कहते हैं लेकिन एक जो ये बना है गोयल साहब, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एक पूरा एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया था जिसको डायरेक्टली प्रधानमंत्री देख रहे थे, तो आपको क्या लगता है किस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है ये? क्या अलग से नेशनल डिजास्टर पे एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए? सब अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री है ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है जी, लेकिन और आप देखें अफेयर्स के पास तो ऑलरेडी दुनिया भर का काम है। सर, सरकार को इसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जी, अर्थक्वेक ही नहीं और भी डिजास्टर्स पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। आप देखें लाइटनिंग के इवेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग से जो नॉर्मल वर्ल्ड का टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और उससे हमारे लाइटनिंग इवेंट्स 7 टाइम्स वर्ल्ड में बढ़ चुके हैं। और पिछले साल 2 साल में आपने देखा होगा कि हमारी जो लाइटनिंग से डेथ हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे ही जो वाटर लेवल बढ़ रहा है सी का, वो भी एक अगला खतरा है। आप देखिए बहुत सारे अब तूफान भी आ रहे हैं और अर्थक्वेक भी सी में आ रहे हैं। हमने कुछ साल पहले सुनामी भी देखी है। तो वर्ल्ड में इन्हीं सब डिजास्टर को देखते हुए हमारे देश में एनडीआरएफ का गठन किया गया, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का जो इंडिया में गठन किया गया, ये जिस भी सरकार ने गठन किया वो बहुत अप्रिशिएबल काम उन्होंने किया क्योंकि ऐसी फोर्स पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास नहीं है जो डेडिकेटेड है डिजास्टर में। लेकिन जहां तक एनडीएमए का रोल मैंने देखा है, ज्यादा रोल तो देखिए वहां मीटिंग्स में ही खत्म होता है क्योंकि नंबर एक तो डिजास्टर के एक्सपर्ट वहां कितने बैठे हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा तो लोग टाइम पास करने आते हैं वहां, अपना डेपुटेशन पीरियड पूरा करते हैं। सीरियसली कितना काम होता है, बहुत कम लोग हैं जो वहां सीरियसली डिजास्टर पे काम करते हैं। लेकिन कोई कंक्रीट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन मैंने अपनी नजर में अभी तक नहीं देखा है। आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने अभी जब बहुत सारे भूकंप दिल्ली में आए तो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कुछ साइस्मोग्राफ, कुछ एक्सेलेरोमीटर दिल्ली में इंस्टॉल करने जा रहे हैं जी। अब वो जो एक्सेलेरोमीटर दिल्ली एनसीआर रीजन में उन्होंने इंस्टॉल करने जा रहे हैं उससे वो सिर्फ अर्थक्वेक की मूवमेंट को रिकॉर्ड कर पाएंगे लेकिन दिल्ली को अलर्ट कैसे कर पाएंगे ये तो वही बता पाएंगे। मेरे पास तो उनका ऐसा कोई नजरिया मुझे नहीं लगता कि वो कोई बता पाएंगे। तो रेट्रोफिटिंग्स और ये जो बिल्डिंग कोड का इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन गोयल साहब, आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसके आधार पे आपने बताया कि कुछ समय पहले, कुछ सेकंड, कुछ मिनट पहले ये पता चल सकता है कि अर्थक्वेक आया, उस मशीन का लागत कितना है? हाउ मच डज इट कॉस्ट? नहीं इरफान साहब, बात ये नहीं है कि हमने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया या नहीं किया। मैं आप मेरी लॉजिक समझिए, इसमें इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी किसी की भी हो सकती है, ठीक है, वो उससे मायने नहीं रखता है। मैं आपको 4 पॉइंट्स में बता रहा हूं कि 4 पॉइंट्स में एक रेट्रोफिटिंग्स की बात करते हैं, बिल्डिंग कोड इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, ये लोग अवेयरनेस पे काम बात करते हैं, लेकिन अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग पे बात नहीं करते। हमारे वर्ल्ड में कुछ देश अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को पूरा रीजनल अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम इन्होंने डेवलप किया हुआ है, 4-5-6 कंट्रीज ने, और आईआईटी रुड़की ने भी उत्तराखंड में इस पे काम काफी समय से कर रही है। लेकिन उसकी डिलीवरी अभी कंट्री को नहीं हो पा रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? अभी भी वो आईआईटी का रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे चल रहा है, जो कोई कई साल से उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, तो उसको ग्राउंड पे क्यों नहीं लाया जा रहा? उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करें। इसके अलावा जब तक वो सिस्टम नहीं डेवलप होता तो सेकंड टेक्नोलॉजी ऑन साइट अर्ली वार्निंग की है, जो कि कुछ सेकंड्स पहले अर्थक्वेक की अर्ली वार्निंग करके और बहुत
बहुत जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस है, जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है इस कंट्री की, उसको शट ऑफ कर सकती है और पब्लिक के भी जान बचाने में बहुत मदद कर सकती है, और उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसको यूज किया, एनडीआरएफ भी उसको यूज कर रही है, और अभी तक उस सिस्टम ने कोई फॉल्स अलार्मिंग नहीं की है। देखिए, बड़ा अर्थक्वेक तो नहीं आया कि अभी यहाँ अर्ली वार्निंग हो, लेकिन वैसी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में और कंट्रीज में अलार्म कर रही है, सेम टेक्नोलॉजी। लेकिन अगेन मोस्ट प्रॉब्ली मे बी टुमारो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जो भी आपने जो ज्ञान दिया है, वो बहुत ही वाइटल है। मैं कोशिश करूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को लोगों तक वायरल किया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।